हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारी चल रही है 7th क्लास की एनसीईआरटी, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपना वायु चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? अपना वायु चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे क्या है कि ये जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है इसको ध्यान से पढ़ना। ये आगे के लिए भी आपके लिए क्या होगी, यूज़फुल होगी। जब आप और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये यूज़फुल हो जाती है। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? वायु चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वायु में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो कह रहा है कि हमारी जो क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ हमारी क्या है, चारों ओर क्या है, चारों ओर एक वायु के किससे, चादर से घिरी हुई है। तो आप चीज़ों को समझते हुए चलना है। एक मिनट, मैं ये फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर लूँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ओके। तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ क्या है? अर्थ हमारी इस तरह से, ये ब्लैक कलर का जो है, इस तरह से पूरे में वायु के चादर से क्या है, हमारी अर्थ घिरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई है, जो घेरे हुए है पृथ्वी को, वो क्या कहलाता है? वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। आपको पता है, अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या होंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो जो भी जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, सभी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? हमारे वायुमंडल पर निर्भर करती हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी रक्षा करती है। जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे भी हमारी कौन रक्षा करता है? वो करती है हमारी वायुमंडल। कैसे रक्षा करती है? जो भी सूर्य की हानिकारक किरणें, जैसे एक मिनट, यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारे यहाँ ये सूर्य की वायु की चादर ना हो तो हम सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो सकते हैं, जल भी सकते हैं, और रात के समय अत्यधिक ठंड के कारण क्या हो सकता है, हमारा हम जम भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर रहने योग्य जो तापमान है वो किसकी वजह से बना है? तो वो हमारा हो जाता है आपके तापमान के कारण। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है? वायुमंडल का संगठन। क्या? वायुमंडल का संगठन क्या है? वायुमंडल का संगठन, इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। मान लो जो सांस लेने के लिए हम चीज़ें यूज करते हैं, सांस लेने के लिए जो वायु का हम यूज करते हैं, वो अनेक गैसों का मिश्रण हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन गैसें पाई जाती हैं? तो वो आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अदर गैसेस भी पाई जाती हैं, बट वो कम मात्रा में पाई जाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक मिनट, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी, एवं हाइड्रोजन। ये क्या है? ये आपकी कम मात्रा में पाई जाती है। कैसे मात्रा में पाई जाती हैं? ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और देन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, हीलियम हो जाती है, ओजोन हो जाती है, आर्गन हो जाती है, एंड हाइड्रोजन। ये क्या हो जाती है? आपकी कम मात्रा में पाई जाती हैं वायुमंडल में। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन गैसों के अलावा हमारे यहाँ क्या वायुमंडल में क्या होते हैं? धूल होते हैं, छोटे छोटे धूलों के कण होते हैं, और हवा भी मौजूद होती है। यानी कि वायुमंडल के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में बनता है कि वायुमंडल में अनेक गैसें तथा छोटे छोटे धूल के कण पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। और जिनने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो मे भी उनका गलत हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या देखना है? ग्राफ बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो ग्राफ बना है, मैं कलर ले लेती हूँ। तो ये ग्राफ बना, ये देखो, ये डिवाइड है ना, ऐसे
ऐसे डिवाइड है। तो जो ये मैं पर्पल कलर से एरिया बना रही हूँ, जितना भी ये पर्पल कलर का एरिया है ये क्या है, वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है। फिर ये रेड कलर का जितना एरिया हो जाता है ये वाला, ये इतने में क्या है, हमारी ऑक्सीजन है। तो आप देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन। टोटल कितनी, 78% गैस पाई जाती है। देन आपकी ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है आपकी, 21% हो जाती है। फिर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है आपकी आर्गन गैस जो कि है 0.93%, देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अन्य गैसें होती हैं 0.04% हो जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों को सीरीज में लगाइए, तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, नाइट्रोजन आ जाती है, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन आएगी, फिर आर्गन आएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देन अदर गैसेस आ जाएंगी। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि जिस वायु में विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए जाते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए, यानी कि जो व्रत है, जो अभी आरेख दिखाया था मैंने आपको, पिक्चर दिखाई थी, उसमें दर्शाया गया। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो आप लोगों को आप लोग लाइन वाइज लाइन मत लिखिए, बस एक ग्राफ बना लेना, जो ये NCERT में ग्राफ दिया गया है, ऐसे ग्राफ बना लोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो नाइट्रोजन क्या है, आपकी सर्वाधिक गैस पाई जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, सांस लेने में लेते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, यानी कि कुछ नाइट्रोजन हमारे अंदर चली जाती है, बट और उसे फिर हम क्या करते हैं, बाहर निकाल भी देते हैं। अगर स्टेटमेंट बनता है कि क्योंकि हमारे माइंड में क्या रहता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बट अगर स्टेटमेंट में आ गया कि नाइट्रोजन को हम कुछ मात्रा में फेफड़ों तक ले जाते हैं, फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। परंतु पौधों के लिए क्या है, पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन गैस से ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पहले हम ये वाला ग्राफ देख लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो ग्राफ क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा और बड़ा कर लो, ठीक है। ये तो ग्राफ कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर रखती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। आप कहोगे मैम ये क्या है, ये कैसे हम याद रखेंगे, तो ये मैं बताती हूँ कैसे याद रखोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर सोख कर रखती है, यानी कि रोक कर रखती है, और ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा करती है। किसका, ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा करती है, यानी कि ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस करती है, और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब देखना, जैसे ये आपकी अर्थ है, ध्यान देना, ये आपकी अर्थ हो जाती है, और ये क्या है, ये आपका यहाँ पे सन है। ठीक है, अब सन की किरणें ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं रिफ्लेक्ट, फिर क्या हुआ, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका वायुमंडल हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये जो सन की किरणें हैं, ये सन की किरणें सीधा यहाँ पृथ्वी पर आई और रिफ्लेक्ट होकर क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं। तो वापस जाती हैं, लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है, कुछ जो ये किरणें वापस जा रही हैं, जो ये ऊष्मा वापस जा रही है, इनको क्या करती है, रोक लेती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनको रोक लेती है, यानी कि जो ये किरणें आई हैं इनको थोड़ी मात्रा में कौन रोकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है। और यही रोकी हुई चीज़ क्या होती है, यही चीज़ क्या होती है, हमारी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो आप क्या कहोगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो एक बार और समझिए। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, और ये है हमारा वायुमंडल। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वायुमंडल हो गया, ओके। और ये हमारा सन है, ये सन है, सन से किरणें आएंगी, अर्थ पर आएंगी, अर्थ से टकरा कर किरणें क्या होती हैं, वापस जाती हैं। अगर हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, अगर हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या होगा, ये सारी किरणें क्या होंगी, वापस चली जाएंगी, और हमारी पृथ्वी पे हद से ज़्यादा सर्दी होगी, यानी कि गर्मी नहीं होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कुछ ऊष्मा को, ये जो किरणें आई हैं, इस ऊष्मा को क्या करती है, रोक के रखती है, और यही रोकी हुई ऊष्मा किस चीज़ का निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, मैंने अभी बताया है अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो धरती बहुत ही ठंडी हो जाती है, इस पर रहना क्या हो जाता है आपका असंभव हो जाता। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ना होती तो क्या प्रभाव होता, तो ये होता कि पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि हम यहाँ रह नहीं सकते थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी कि जैसे कार है, कारखाने से जो धुआं निकल रहा है उससे क्या होता है, हीट बढ़ती है। जब हीट बढ़ती है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी, और इसके बढ़ने से क्या होता है हमारे जब वो कारखाने एवं कार के धुएं से जो वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ज़्यादातर आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, यही होती है, जो कारखाने हैं, धुएं हैं और धुएं से निकलने वाली जो हीट ऊष्मा है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, और इसे ही बढ़े हुए तापमान को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। जो तापमान में वृद्धि हुई है इसके कारण क्या होगा, जो ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ है वह पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, समुद्र के जल में वृद्धि हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हम पौधे के बारे में पढ़ रहे थे। जो नाइट्रोजन है वो हम अपने फेफड़ों तक ले जाते हैं, देन हम उसे क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। और जो नाइट्रोजन है क्या है, वो पौधों के लिए बहुत ही क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। कैसे नाइट्रोजन कैसे पौधे ग्रहण करते हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। जो पौधे हैं वो सीधा डायरेक्ट वायु से क्या है, नाइट्रोजन नहीं लेते। फिर कैसे लेते हैं मैम, तो वो क्या करते हैं, वो किसी जो मृदा है, कुछ पौधे की जड़ें हैं, देखो इसमें लिखा है मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग करते हैं। तो पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे लेते हैं कि यानी कि जो मृदा है, कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं। तो जीवाणुओं द्वारा चेंज किए गए नाइट्रोजन के स्वरूप को उसे ही क्या करते हैं, हमारे पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी, जो भी इस चैनल से जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी PDF शेयर कर देती हूँ और क्लास का लिंक भी शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो आपने अभी नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, फिर हमने आपको बताया था दूसरी गैस कौन सी हो जाती है, हमारी ऑक्सीजन हो जाती है। ऑक्सीजन पता है हम लोग ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु में किसका उपयोग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस का करते हैं। यानी कि मनुष्य और पशु दोनों ही ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। हरे पादप, जो हरे पादप हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं। ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो ही ऑक्सीजन का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक अन्य महत्वपूर्ण गैस हो जाती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसे ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो मनुष्य और पशु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस प्रकार क्या होता है, गैसों का संतुलन भी बना रहता है। तो मनुष्य तथा पशुओं द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी कि जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, और जो वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे इसका क्या होता है, संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है।
जो ये संतुलन है वो किससे गड़बड़ाता है, वो कोयले तथा ईंधन के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देते हैं। जो कार्बन कोयला है ये सब चीज़ें करते हैं, क्या करते हैं प्रति करोड़ वर्ष क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन होता है वो किसे प्रभावित करता है, तो वो मौसम और जलवायु को भी प्रभावित कर देता है। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि जलवायु गर्म होती है तो फैलती है। देखो जो जलवायु है, जो वायु है, ध्यान से सुनना, जलवायु क्या है, गर्म होकर क्या होती है, एक मिनट, गर्म होकर क्या हो जाती है, फैलती है, और हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए वह नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के कारण ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इसे ही वायु चक्र कहते हैं। अब आप कहोगे मैम ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, यानी कि धरती है आपकी, ये धरती है, ये सरफेस है, ठीक है। अब ये क्या हुई, ये गर्म हुई। जब चीज़ें गर्म होंगी, मान लो कोई चीज़ गर्म है तो उसमें हम बैठेंगे या उठ जाएंगे। तो अगर हमारी धरती गर्म हो रही है सूर्य की किरणों के कारण, तो ये वायु क्या होगी, यहाँ से उठ गई, ये उठ के ऊपर गई। अब मान लो यहाँ ठंडा क्षेत्र है, इधर ठंडा क्षेत्र है, तो जो वायु ऊपर होके कहाँ गई, ऊपर होके, यानी कि गर्म सरफेस है तो वायु कहाँ जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर की ओर उठ गई। ऊपर की ओर उठकर यहाँ क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। और जो ठंडी जलवायु होती है, वो ठंडी जलवायु क्या होती है, नीचे बैठती है। तो ये ठंडी जलवायु क्या होगी, नीचे बैठेगी। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है, इसे ही जलवायु चक्र कहते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है या ऊपर की ओर उठती है। फिर कह रहा है ठंडी वायु सघन और भारी हो जाती है। जो ठंडी वायु होती है वो क्या होती है, सघन, यानी कि भारी हो जाती है। तो वो क्या होगी, नीचे की ओर बैठेगी। तो ये ऐसे ही चक्रण चलता रहता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम वायु चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु चक्र कहते हैं। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। तो वायु चक्र आपको समझ में आ गया है। जो जब सरफेस गर्म होता है तो हमारी जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है, और जब सरफेस ठंडा, यानी कि जब वायु ठंडी हो जाती है वो नीचे की ओर बैठती है। तो जो वायु है, जो हवाएं हैं, वो हमारी कैसी चलती हैं, हाई टू लो टेम्परेचर चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं हमारी हवाएं। तो इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। हर चीज़ को टैकल किया जाएगा, बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल जो हमने पढ़ा है उसकी संरचना क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसको जानने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। तो छोटा करना पड़ेगा। जो वायुमंडल है हमारा, देखो कितनी चीज़ों में बटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा क्योंकि बड़ा है ये ग्राफ। तो ये कितने चीज़ों में बटा है, तो एक आपका हो जाता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, और चौथा बाह्य वायुमंडल, और पांचवा हो जाता है बहिर्मंडल। तो ये आपका ग्राफ बना हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ सारी, ध्यान से सुनो। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जैसा कि हमने अभी आपको गिनवाए हैं, वो कितने 5 परतों में विभाजित हो जाता है। क्या विभाजित हो जाता है, हमारा वायुमंडल जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। जो हमारा वायुमंडल है वो कितने परतों में विभाजित है, वो 5 परतों में विभाजित है। और वो कहाँ से आरंभ हो रहा है, हमारी सतह से, यानी कि पृथ्वी से आरंभ होता है। तो कौन कौन से होते हैं आपके, नंबर 1 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल क्या है, तो हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत हो जाती है। जो क्षोभ मंडल है सबसे महत्वपूर्ण परत हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारी ही रहने योग्य चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर ही हम रह सकते हैं। सारी मौसमी घटना ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ हो जाती हैं, क्षोभ मंडल में हो जाती हैं, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सारी घटनाएं, जैसे वर्षा
है, कोहरा है, ओलावृष्टि यानी कि ओला गिरना है, ये सारी चीज़ें इसी परत के अंदर हो जाती हैं, तो आपकी क्षोभ मंडल इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे। समताप मंडल क्या है उसे जानेंगे। तो नंबर 2 पे क्या है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। जैसे क्षोभ मंडल था, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, वो हमारा समताप मंडल हो जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 50 किलोमीटर हो जाती है, यानी कि 50 किलोमीटर हो जाती है। यह परत बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। मुक्त यानी कि यहाँ पे बादल और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और यहाँ जब बादल नहीं होंगे, मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, तो वहाँ का जो वहाँ का जो मौसम है वो कैसा होगा, एकदम साफ़ होगा, कहीं भी धुंध नहीं होगी। जब साफ़ और धुंध होगी तो वहीं पे हमारे क्या उड़ाए जाते हैं, उसी जगह हमारे हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए लायक होती है, यानी कि आदर्श होती है। तो हमारे हवाई जहाज़ जेट किस मंडल पे उड़ाए जाते हैं, तो आपके वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको ग्राफ बना के एकदम से क्लियर करूंगी, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जो समताप मंडल है उसमें क्या होती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो क्या करती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी कौन रक्षा करता है, तो वो हो जाती है आपकी ओजोन गैस। अब वो पूछेगा ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाती है कहाँ, समताप मंडल में पाई जाती है। देन अब हम बात करेंगे मध्य मंडल की। मध्य मंडल क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल की तीसरी परत है क्या, मध्यमंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, किसके ऊपर, समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक हो जाती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो इसी परत पर आने पर क्या होते हैं, जलते हैं। तो मैंने उल्का पिंड के बारे में आपको 6th क्लास की NCERT में पढ़ाया था कि उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे क्या होती है, जैसे झील का निर्माण हो जाता है, और कभी कभी ये जल जाते हैं। तो वही जिसे आप देखकर कहते हो ना, टूटता हुआ तारा है, विष मांगो, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो हमारे उल्का पिंड होते हैं, जो कि मध्यमंडल में आने पर क्या होते हैं, जलते हैं। कैसे जलते हैं, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी के पास आते हैं उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, और वहाँ मध्यमंडल में आकर वो जलने लगते हैं। कई बार ये पूरे जल जाते हैं, और कई बार आधे जले हुए क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उल्का झील का निर्माण कर देते हैं। तो मध्यमंडल या मीजोस्फीयर्स भी इसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमारे उल्का पिंड कहाँ जलते हैं, तो वो आपके मध्यमंडल में जलते हैं। तो यही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। देन चौथा हो जाता है हमारा बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो बाह्य वायुमंडल है उसमें क्या है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हमारा तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और जनरली क्या होता है, जनरली जैसे हम पहाड़ियों पर या कहीं चढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि तापमंडल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट जो बाह्य वायुमंडल है वहाँ पर तापमान अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। इस चीज़ का बहुत ही जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारे माइंड में रहता है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, बट यहाँ जो बाह्य वायुमंडल है यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर तापमान क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है। और इसी बाह्य वायुमंडल में हमारा क्या पाया जाता है, आयन मंडल की परत पाई जाती है। जो आयनमंडल की परत है वो 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। इसी में आपके क्या होते हैं, रेडियो संचार। अभी हम फिर से इसी में वापस आएंगे, ग्राफ आपको मुझे समझाना है। तो इस वायुमंडल में क्या होता है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में जो पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे द्वारा परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे हैं इस परत द्वारा क्या होता है, पुनः परावर्तित हो जाती हैं। तो इसी पर हमारे क्या होते हैं, रेडियो संचार और जो सैटेलाइट वगैरह है इसी परत पर लगाए जाते हैं। आपका लास्ट हो जाता है 5th नंबर का, आपका होता है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यह वायु की पतली परत होती है। जो बहिर्मंडल है वो वायु की कैसी परत है, पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यह अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में क्या होती है, तैरती रहती हैं। तो हम पीछे जाएंगे, हमें ग्राफ को समझना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ग्राफ समझाती हूँ, छोटा सा ग्राफ बना के, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे कि मैंने ये रेड कलर है, ये है हमारा क्या, क्षोभ मंडल, ठीक है। शॉर्टकट में ही लिखूंगी, तो ये हो जाता है क्षोभ मंडल।
देन इसके ऊपर ही हमारा क्या होता है, समताप मंडल। क्या हो जाता है, समताप मंडल। फिर हमारा क्या हो जाता है, फिर हमारा मध्य मंडल। क्या हो जाता है, मध्य मंडल। फिर हमारा क्या हो जाता है, बाह्य वायुमंडल। क्या हो जाता है, बाह्य वायुमंडल। फिर हमारा बहिर्मंडल। क्या हो जाता है, बहिर्मंडल हो जाता है। तो ये आपकी चीज़ें पृथ्वी वायुमंडल में होती हैं। 5 चीज़ें वायुमंडल में हो जाती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। और ये हमारे रहने योग्य, यानी कि यहाँ पर क्या है, वायु है मौजूद है, वायु मौजूद है जिससे हम सांस ले सकते हैं। तो आप जहाँ रहते हो वो क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। तो आपको पता है रहने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्षोभ मंडल में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल में क्या है, समताप मंडल में आपकी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होगी। और इसमें जब मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, इसमें बादल, समताप मंडल में आपके बादल नहीं पाए जाते हैं। तो इसी मंडल में आपके क्या होते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, हवाई जहाज, जेट वगैरह उड़ाए जाते हैं। कहाँ पर, समताप मंडल में। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो समताप मंडल है यहीं पर आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। फिर हमने बात की थी मध्य मंडल की। मध्य मंडल में क्या था, मध्य मंडल में हमारे उल्का पिंड आकर जलते हैं। क्या होते हैं, उल्का पिंड आकर जलते हो। मध्य मंडल क्या है, हमारा ठंडा मंडल है, यहाँ पर तापमान कम रहता है। ठीक है, तो मध्य मंडल में हमारे उल्का पिंड क्या होते हैं, जलते हैं। फिर बात करते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में हमारी क्या होती है, आयन मंडल। वायुमंडल को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल में ही क्या है, आयन मंडल स्थित है। ठीक है, और इस पे क्या होते हैं, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें, सैटेलाइट वगैरह कहाँ लगाई जाती है, वायुमंडल में लगाई जाती है। फिर है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है, बहुत ही हल्की परत है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी क्या होती हैं, गैसें तैरती रहती हैं। इनकी ऊंचाई आपको मैंने पहले बता दी थी, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये वायुमंडल की क्या है, वायुमंडल की परतें देख ली हैं, 5 प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब हम पढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु। क्या पढ़ना है हमें, मौसम एवं जलवायु क्या होता है, इस बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हर चीज़ को अच्छे से समझना है, जिससे क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, जब हमारा कंटेंट क्लियर है तो हम टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मौसम एवं जलवायु क्या कह रहा है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुँह से एक दिवसीय मैच के भविष्य के अनुमान लगाते हुए सुना, यानी कि हम लोग भी अनुमान लगाते हैं गर्मियों में, या बादल होते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, नहीं होगी, क्या होगा। तो ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, गैसेस लगाते हैं। ठीक है, यदि कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। यानी कि जो रेडियो है, स्पीकर है, इनके बटनों से कौन छेड़छाड़ करता है, तो हमारा मौसम। कैसे, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो अब इस लाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इस लाइन से। जो मौसम है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आपको पता है, जब गर्म मौसम होगा, आर्द्र होगा, तो क्या होता है, चिड़चिड़ी आती है। और अच्छा हवादार मौसम हमें क्या करता है, हमें आनंद देता है, और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जो मौसम है हमारा, वो नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उसकी स्थान की जलवायु बताता है। जो दीर्घकालिक मौसम होता है उसकी क्या बताती है, उस स्थान की जलवायु बताती है। क्या आप अब समझ गए कि मौसम और दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। तो अब आप कहो कि मैम ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपने कहा था इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि मौसम एक दीर्घकालिक अनुमान है, तो ये गलत हो जाएगा। मौसम क्या है, मौसम वो होता है जो प्रत्येक घंटे, दिन प्रतिदिन, हर क्षण क्या होता है, चेंज होता रहता है।
रहता है। मौसम क्या होता है, प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है, जैसा आपने देखा कि ये नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। पर जलवायु क्या होती है, जलवायु एक दीर्घकाल की किसी स्थान का औसत मौसम, जो किसी स्थान का औसत मौसम है, लंबे समय का निकाला जाता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मौसम क्या है और जलवायु क्या है। मौसम का हम हर क्षण पता लगा सकते हैं, आने वाले का अनुमान लगा सकते हैं, पर जलवायु को हर क्षण में पता नहीं लगा सकते, इसको लंबे समय में ही पता लगाया जा सकता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये क्या है, ये ग्राफ देखें, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है, यानी कि 2 अरबवां भाग का केवल 1 भाग प्राप्त करती है। यानी सूर्य में कितनी ऊर्जा है, सूर्य में मान लो 2 अरब ऊर्जा है, ठीक है, तो 2 अरब ऊर्जा में से सिर्फ 1 भाग ऊर्जा का कौन प्राप्त करती है, पृथ्वी प्राप्त करती है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, यानी कि आपके पास 2 अरब पैसे हैं, 2 अरब में से 1 भाग आपने मुझे दे दिया। इसी तरह सूर्य के पास 2 अरब ऊर्जा है और वो 1 भाग ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, पृथ्वी उससे प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब तापमान के बारे में पढ़ेंगे। आपने मौसम और जलवायु को समझ लिया। मौसम क्या है, जो हर क्षण हर दिन हर घंटे क्या होता है, परिवर्तित होता है नाटकीय तौर से। जलवायु क्या आते, जलवायु एक दीर्घ लंबे समय का औसत अनुमान लगाकर हम लगाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तापमान क्या होता है, तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हो वह वायुमंडल का तापमान होता है। गर्मी सर्दी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी तापमान कहलाती है। वायु में मौजूद ताप एक शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो वायु में मौजूद तापमान की जो ताप एवं शीतलता होती है उसे ही तापमान कहते हैं, यानी कि कहीं गर्मी सर्दी ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी तापमान कहलाती है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। जो तापमान है वायुमंडल का वो केवल दिन और रात के कारण ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार, यानी कि जो वेदर होता है वो भी हमारा चेंज होता रहता है। यानी कि शीत ऋतु यानी कि सर्दी होगी और ग्रीष्म ऋतु क्या होगा, हमारा गर्म होगा। अब ये आतपन क्या है, इस बारे में पढ़ेंगे। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वह आतपन कहलाती है। आतपन क्या कहलाती है, जो सूर्य के द्वारा, यानी कि ये अर्थ है आपकी, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा जो किरणें यहाँ आई फिर ये परावर्तित होती हैं, पर कुछ किरणें यहीं रह जाती हैं। जो किरणें यहाँ रह जाती हैं वो आपकी आतपन कहलाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आतपन क्या है, आतपन है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, यानी कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी पर रोक लेता है, वो आपका आतपन कहलाता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। और क्या कह रहा है, आतपन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यानी कि आपको मैंने 6th क्लास की NCERT में पढ़ाया था, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो जैसे ये अर्थ होती है आपकी, तो अर्थ के यहाँ क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। अब वो कह रहा है और यहाँ क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे ही आप जो आतपन है या सूर्य ताप है वो विषुवत रेखा से कहाँ, ध्रुवों की ओर पर जाने पर क्या होता है, घटता जाता है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप 6th क्लास की NCERT की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी कि सीटेट जुलाई नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसी में आपकी 6th क्लास की NCERT पूरी कवर है। देन अब 7th क्लास की स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ से चीज़ों को पढ़िए जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 6, 7, 8 की NCERT क्या है, इंटर रिलेटेड है। कुछ चीज़ें आपको 6th क्लास की NCERT में बताई गई, कुछ 7, कुछ 8, क्योंकि ये बुक किसके लिए बनाई गई, बच्चों के लिए बनाई गई है, तो उसी हिसाब से हमें इसको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये चीज़ देखेंगे, जो तापमापी है वो क्या करता है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। तापमापी क्या करता है, तापमान को नापता है। फिर आपका क्या है, वायु दाब मापी, वो क्या करता है, वायु दाब मापता है। और वर्षा मापी क्या करेगा, वर्षा को मापेगा, वर्षा नापता है, वर्षा की मात्रा नापता है। और वात दिक्दर्शी, दिक मतलब दिशा, दी से दिशा याद रखना, वो क्या करता है, आपका दिशा मापता है। तो तापमापी तापमान, वर्षा मापी वर्षा की मात्रा, दाब मापी दाब, और पवन की दिशा, और दिक्दर्शी जो बात दिक्दर्शी है वो पवन की दिशा को मापता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो गाइस प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप 1 घंटे कैमरे के सामने अकेले बोलोगे तो आपको भी अजीब फील होगा, ठीक है। फिर भी हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमें पता है बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप लोगों का इस बार सीटेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ़ से क्यों ढके हुए हैं? जो ध्रुव हैं बर्फ़ से क्यों ढके हुए हैं, इसका रीज़न आप समझ गए? नहीं समझे तो मैं समझाती हूँ। मान लो मैंने ये अर्थ बनाई थी, ये विषुवत रेखा, तो जो तापमान था वो पोल की ओर जाने पर यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर घट रहा था। जब यहाँ तापमान नहीं होगा तो यहाँ क्या होगी, यहाँ बर्फ़ होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपने चीज़ें समझ ली होंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो ध्रुवों पर बर्फ क्यों जमी है? क्योंकि वहाँ पर तापमान नहीं पहुँचता है। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। पता है आपको, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। यानी कि जो एसाफेल्ट की सड़कें बनी हैं, धातु और कंक्रीट यानी कंकड़ के घर क्या होते हैं, तपते हैं। आपको पता है गाँव में कच्चे घर होते हैं और कच्चे घर क्या होते हैं, हमें ठंडक देते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या रहता है, आपका बढ़ा हुआ रहता है। अब तापमान क्या है ये पढ़ेंगे। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। जो तापमान को मानक इकाई है क्या है? डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं ना कि आज 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आज इतने डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो मानक तापमान इकाई क्या हो जाती है, 1 मिनट, वो आपकी डिग्री सेल्सियस हो जाती है। कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो तापमान मापने की इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जब जल 0 डिग्री हो जाता है तो सेल्सियस पर वो क्या होता है, जमने लगता है। और जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो वो क्या होता है, वो उबलने लगता है। तो 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 पर क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, ठीक है। वायु प्रेशर क्या होता है? तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो पृथ्वी हमारे शरीर पर क्या करती है, उच्च वायुदाब के साथ क्या करती है, बल लगाती है। पर किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों? यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ये हमारा चिंटू है, ठीक है, ये हमारा चिंटू खड़ा है। तो इसके ऊपर वायु का जो प्रेशर है वो चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, इधर से, इधर से, चारों तरफ से लग रहा है। तो चारों तरफ से जब वायु दाब लगता है तो वो क्या होता है, इक्वल लगता है। मान लो एक साइड से वायु दाब लगे तो हम तिरछे हो जाएंगे, पर चारों तरफ से जब वायु दाब लगता है तो ये क्या होता है, ये इक्वल रहता है। जब चीज़ें बराबर रहती हैं, समतल रहती हैं, तो हमें उसका आभास नहीं होता है। आप समझ गए होंगे। तो हमारे शरीर पर क्या होता है, वायुदाब सभी दिशाओं से लगता है। यह हमारे शरीर का विपरीत बल लगाता है। क्या लगाता है? हमारे शरीर का विपरीत बल लगाता है। अब पृथ्वी की जो सतह है, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब हमारा वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे ही हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा वायु दाब क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि गिरने लगता है, ठीक है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। यानी कि जो धरातल है, धरातल में क्या होता है, समुद्र स्तर पर ज़्यादा वायु दाब होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायु दाब यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो वायु का जो वितरण होता है वो कैसा होता है, हमारा क्षैतिज वितरण होता है। इसी कारण ये हमारे वायु के तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहाँ ज़्यादा तापमान होता है वहाँ की वायु क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी। हमने बताया था गर्म वायु क्या करती है, ऊपर उठती है। आपको पता है, मान लो तवा गर्म है, तवा में पानी डालोगे, जो रोटी बनाने वाला तवा होता है उसमें पानी डालोगे तो वो भाप बनकर ऊपर उठता है ना। तो वैसे ही वायु होती है, जब सरफेस हमारा गर्म रहता है, धरातल हमारा गर्म रहता है, तो वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। जहाँ वायु ऊपर उठेगी तो वो कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं
नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जो निम्न दाब है वो क्या करता है, बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। सुनिए, अभी मैं इन चीज़ों को भी समझाने वाली हूँ आपको, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ क्या होगी, वायु ठंडी होगी। जब वायु ठंडी होगी तो यह वायु कैसी होती है, यह भारी होती है। तो भारी चीज़ें क्या होती हैं, भारी चीज़ें तो ऊपर उठती नहीं है, तो वो जो ठंडी वायु होती है वो क्या होती है, नीचे बैठती है, ठीक है। तो भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जो भारी वायु है वो क्या करती है, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होते हैं। यानी कि उच्च दाब के कारण क्या होते हैं, हमारे स्पष्ट और स्वच्छ आकाश दिखाई देते हैं। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारी हवाएं चलती हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इसको क्लियर करने वाली हूँ। क्या है, मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस आपकी क्या है, बहुत ही गर्म है। जब सरफेस गर्म है तो यहाँ से चीज़ें उठकर ऊपर जाएंगी। जब चीज़ें ऊपर उठकर जाएंगी तो ये क्या होगा, खाली होगा। जब खाली होगा तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हल्का मतलब निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। अब ये वायु क्या हुई, यहाँ आई बादलों के पास, तो इन्होंने बादलों का निर्माण किया और यहाँ क्या हो गई, ठंडी हो गई। जब ये वायु ठंडी हो जाएंगी तो ये क्या हो जाती है, सघन और भारी हो जाती हैं। जब ये सघन और भारी हो जाती हैं तो क्या बनाएंगी, यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उच्च दाब क्षेत्र बनाएंगी, और ये सघन और भारी होकर यहाँ बैठ जाती हैं। तो ये बैठ गई तो वो क्या हो गया, उच्च दाब क्षेत्र बन गया। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो 1 मिनट रुको, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। और निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब, मान लो ये आपकी चेयर है, ध्यान से सुनना, मैं चेयर से रिलेटेड करती हूँ। ये आपकी चेयर है, कैसी, स्पंज वाली चेयर है, स्पंज वाली, कैसी चेयर है, स्पंज वाली चेयर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चिंटू बैठा है, कौन बैठा है, चिंटू बैठा है, यहाँ पे भी चिंटू बैठा है। तो जैसे ही वो बैठा तो ये स्पंज क्या हुआ, नीचे दब गया ना, नीचे दब गया, भारी है तो दबा है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये स्पंज चिंटू बैठने से दब गया। अब क्या हुआ, चिंटू उठ गया, ये चिंटू जो है उठा, ये चिंटू उठ गया, ठीक है, उठ के ये ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो था ये हॉट सरफेस है, यानी कि ये गर्म हो गया, यहाँ हॉट गर्म सरफेस हो गया। स्पंज यहाँ धूप आ रही थी इस सोफे पर, ये गर्म हो गया। जैसे ही वो बैठा तो उसे क्या हुआ, गर्म महसूस हुआ और वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया। जैसे ही वो उठ के खड़ा हुआ और ये स्पंज क्या हुआ, ऐसे फूल गया। क्यों फूल गया, क्योंकि ये हल्का हो गया। यानी कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो गया, निम्न दाब क्षेत्र हो गया। इस चीज़ से याद रखेंगे। जैसे ही चिंटू गर्म सोफे पर बैठा तो वो उठ के सीधे खड़ा हो गया और वो वहाँ पर क्या हो गया, वो सोफा हल्का हो गया और वो निम्न दाब क्षेत्र बन गया। पर जैसे ही वो खड़ा रहा फिर क्या हुआ, यहाँ पर धूप चली गई तो वो क्या हो गया, ठंडा हो गया और फिर आके चिंटू बैठ गया। जैसे ही वो बैठा तो ये क्या होगा, ये भारी हो गया। भारी मतलब यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र बन गया। ऐसे ही हवा होती है। आई होप इससे आप याद रखोगे, ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो इसी तरह आपकी क्या होती है, वायु होती है। तो ये आपका 1 मिनट कुछ बनाती हूँ, कुछ बनने लगता है। ये आपका सरफेस था, ठीक है। यहाँ से क्या हुई, हमारी हवाएं ऊपर गईं और ये है बादल, यहाँ पे आके गई तो यहाँ क्या हुई, यहाँ पे सघन हुई, ठंडी हुई। जब बादल से वायु ठंडी होती है तो वो क्या होती है, नीचे की ओर बैठती है। तो यहाँ से ऊपर उठेगी, जहाँ चीज़ खाली होगी वहाँ क्या होगा, निम्न मतलब हल्का या छोटा, वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। और जहाँ चीज़ें बैठेंगी, जहाँ भर के, मान लो कोई डब्बा है जिसमें सामान भरोगे तो वो क्या होगा, भारी हो गया। भारी मतलब उच्च दाब हो जाएगा, और जिससे आप खाली कर दोगे वो निम्न दाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और हवाएं क्या है हमारी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। आप कहोगे मैम हाई प्रेशर लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर यानी कि यहाँ गर्मी थी, ये सोफा गर्म था। जब गर्म था तो चिंटू बैठ नहीं पाएगा ना गर्म की वजह से। तो जब गर्म होता है तो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर के कारण चिंटू खड़ा हो गया। और जैसे ही यहाँ पे ठंडा का लो प्रेशर हुआ, चिंटू फिर से बैठ गया, ठीक है। तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ उच्च दाब होगा, और जहाँ निम्न दाब होगा वहाँ क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा। आई थिंक आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही अच्छे से।
मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। अब ग्राफ पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, यानी कि जो चांद है, चांद पर हमारी क्या है, हवा नहीं है, चांद पर वायु नहीं है। ये तब वहाँ पर, यानी कि यहाँ तक वहाँ पर वायु दाब भी नहीं है। जब वायु नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वायु दाब भी नहीं होगी। तो एक मिनट, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा, क्या सुरक्षित हवा, एक मिनट, सुरक्षित हवा से भारी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। जो अंतरिक्ष, जो चांद पर जाते हैं वो क्या करते हैं, एक पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो क्या होगा, नहीं पहनेंगे तो यात्रियों के शरीर के विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट जाएंगी और वो अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु भी वहाँ हो सकती है। तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। अगर नहीं पहनेंगे तो उनके द्वारा क्या होगा, विपरीत बल लगेगा। जब विपरीत लगेगा तो हम कितनी मेहनत लगाएंगे, जब ज़्यादा मेहनत लगाएंगे तो हमारी क्या होंगी, रक्त सिराएं फट जाएंगी और हम वहाँ पर क्या हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है पवन, क्या होती है ये पवन। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मैंने बताया अभी, जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, और जहाँ उच्च दाब होता है वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और जहाँ निम्न दाब होता है वहाँ उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। कैसे, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो पवनें क्या होती हैं, जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं वो आपकी पवन कहलाती हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जैसे सड़क पर गिरी पत्तियाँ को उड़ाती, अथवा तूफान के समय पेड़ को उखाड़ देती। कभी कभी जब धीरे पवन बहती है, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, पवन के कारण हो जाते हैं। मान लो पत्तियां उड़ाना, पेड़ को उखाड़ के फेंकना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब मुक्ता पवन कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की पवनें होती हैं, वो हम आगे जानेंगे। पहले ये बॉक्स को टैकल करते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर होता है। मान लो जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, पश्चिम पछुआ पवनें कहा जाता है। जो पवनें होती हैं उनका निर्धारण उनकी किस दिशा की ओर चल रही हैं, वो उसी के दिशा के अनुरूप नाम रख दिया जाता है। यानी कि जो ये पवन थी पश्चिम की ओर से आ रही थी तो इसका नाम पश्चिमी पवन या पछुआ पवन रख दिया गया। पवन हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जानेंगे यहाँ पे। तो स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें, मौसमी और स्थानीय पवनें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी स्थायी पवन हो जाती है, मौसमी पवन हो जाती है, स्थानीय पवन हो जाती है। स्थायी पवन क्या होती है, स्थायी पवन व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित ही दिशा में चलती हैं। जो ये पवनें हैं वो कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, पश्चिम और पूर्वी दिशा में चलती रहती हैं वर्ष भर। तो ये देखो, ये आपकी क्या है, व्यापारिक पवनें। ये देख रहे हो, ये व्यापारिक, मैंने ग्राफ समझाया था ना आपको, ये वही ग्राफ है। ये देखो, भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, ये सारी रेखाएं बनी है। तो भूमध्य रेखा से ये देखो, ये आ रही है ना, ये पवनें, ये क्या है, ये उत्तर से पश्चिम की ओर, ये दक्षिण से पश्चिम की ओर चल रही हैं। ये क्या है, आपकी व्यापारिक पवनें हैं। अब ये क्या है, ये पश्चिम की ओर, ये देखो पश्चिम से चल रही हैं, पश्चिम से चल रही है ना, ये देखो पश्चिम से पूरब की ओर चल रही हैं, ये ऐसे। तो ये सारी पवनें क्या है, ये आपकी पछुआ पवनें कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे। तो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, भूमध्य रेखा के पास कौन सी पवनें पाई जाती हैं, तो व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। अभी इस ग्राफ से बहुत चीज़ों को हमें क्लियर करना है, वो अभी करेंगे। तो स्थायी पवनें कौन होती हैं, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, वो स्थायी पवनें कहलाती हैं, या व्यापारिक या पश्चिमी या पूर्वी पवनें कहलाती हैं। फिर क्या है, मौसमी पवनें। ये वे पवनें हैं जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तो जो मौसमी पवनें होती हैं उनकी दिशा चेंज होती रहती है, कभी पश्चिम की ओर चलती हैं, कभी दक्षिण की ओर चलती हैं। तो ये मौसमी पवनें चलती हैं, जैसा कि अपने भारत का मानसून होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर पवनें। जो स्थल और समुद्री समीर पवनें हैं वो क्या होती हैं, छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में कभी भी चलती हैं। और आपको पता है, भारत के क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थायी पवनें चलती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, लू। गर्मियों कहते हैं ना, बाहर मत जाओ लू लग जाएगी, तो वो हमारे यहाँ गर्मियों में कौन सी पवन चलती है, तो लू चलती है गर्मियों में। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखना है हमें। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मुझे जल्द से जल्द आपकी एनसीईआरटी फिनिश करवानी है, क्योंकि आपको फिर रिवीजन भी करना है। तो आप ध्यान से इस ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, मैं कौन सा कलर लेती हूँ, ये वाला कलर ले लेती हूँ।
ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। कौन सी है, भूमध्य रेखा हो जाती है। कौन सी, भूमध्य रेखा हो जाती है। अब यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ लिखा है निम्न दाब, ठीक है, निम्न दाब और डोलड्रम। क्या है, डोलड्रम। तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है यहीं पे क्या होता है हमारा डोलड्रम होता है। कितने पर, 0 डिग्री पर क्या पाया जाता है, हमारा डोलड्रम पाया जाता है। इवन इसको मैं बाद में भी क्लियर करूँगी आगे की आने वाली क्लासों में, ठीक है। फिर देखना, अब ये निम्न दाब क्षेत्र क्यों है, समझ रहे हो। जहाँ निम्न दाब होता है वहाँ क्या होती है, पवनें नीचे आकर वहाँ बैठती हैं। तो जहाँ निम्न दाब क्षेत्र होगा वहाँ पवनें यहाँ आकर ऐसे बैठेंगी। ये देखो, ये आकर बैठ गई, ठीक है। तो ये दक्षिणी जो ये इधर से जा रही है, यानी कि मकर रेखा कहाँ होती है, दक्षिण में होती है। ये कर्क रेखा पूरब में होती है। तो उत्तर व्यापारिक पवनें और दक्षिणी व्यापारिक पवनें किस ओर चलती हैं, पश्चिम की ओर चलती हैं। यानी कि भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, वो व्यापारिक पवनों का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये वाला पूरा क्या, ये सारी व्यापारिक पवनें हैं। और कौन सी पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये पवनें इधर की ओर चल रही हैं, ये इधर की ओर चल रही हैं। तो ये क्या है, ये उच्च दाब का क्षेत्र है। कौन से दाब का क्षेत्र, उच्च। जब उच्च दाब का क्षेत्र होगा, हाई प्रेशर होगा, तो पवनें क्या होंगी, यानी कि गर्म क्षेत्र होगा तो पवनें ऊपर की ओर उठेंगी। तो ये देखो, ये उठ रहा। और ये कौन सा, ये निम्न दाब का क्षेत्र है। तो जो ध्रुव से जो पवनें आती हैं वो नीचे की ओर बैठेंगी, ठीक है। तो ये कौन सी होती हैं, ये पछुआ पवनें कहलाती हैं। अब ये हॉर्स अक्षांश, उच्च दाब पर ये हॉर्स अक्षांश कितने डिग्री, यानी कि 30 या 35 डिग्री पर आपके हॉर्स अक्षांश पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कर्क रेखा पर, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलने वाली हवाएं क्या होती हैं, आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। और इसके ऊपर आपकी पवनें क्या कहलाती हैं, पछुआ पवनें कहलाती हैं। यानी कि जो हॉर्स अक्षांश के बाद जो पवनें चलती हैं वो पछुआ पवनें कहलाती हैं। और ध्रुवों की ओर से चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, पूर्वी और पूर्वी पवनें कहलाती हैं। जो ध्रुवों की ओर से चलेंगी वो पूर्वी पवनें कहलाती हैं। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो ये आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई है। बस ये हमें चक्रवात देखना है, चक्रवात क्या होते हैं, ये कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट स्थित उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का हमेशा क्या होता है, खतरा बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर चक्रवात आते रहते हैं। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, ठीक है। फिर 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, यानी कि 17 और 18 अक्टूबर के बीच में एक आया। बट उसके बाद 29 अक्टूबर 1999 में ही एक बहुत बड़ा चक्रवात आया, जिसने बहुत ही तबाही मचाई। पवन का वेग, वर्षा, ज्वारी, हानियां हो रही थी। और जो वेग था पवन का वो था 260 किलोमीटर प्रति वेग पवन चल रही थी। और ये कितने घंटे चली थी, 36 घंटे चली थी। इससे क्या हुआ था, बहुत ही हानि हुई थी। टेलीफोन लाइन, घर, ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, आपकी नष्ट हो गई थी, ठीक है। और फिर क्या है, चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगों का स्थल कितना था, 20 किलोमीटर तक आ गई थी, ठीक है। और अचानक से ये 7 से 10 मीटर उच्च ज्वारी तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयारी खड़ी जो धान फसल थी वो भी क्या हो गई थी, आपकी नष्ट हो गई थी। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से आपको क्लियर करवा दिया। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है 25 अक्टूबर 1929 को कहाँ पर आया था, एक तो वहाँ आया था जो मैंने अभी पढ़ा है आपको 29 अक्टूबर को। और ये 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ। और ये क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर से पश्चिम की दिशा पर बढ़ा और महाचक्रवात का इसने रूप धारण कर लिया था। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ये कहा उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुडा के बीच के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तटों को क्या किया था, डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद कर दिया था। 13 लाख लोग यहाँ से प्रभावित हुए थे। और यहाँ की जो फसलें थी या जो चीज़ें थी वो क्या हुई थी, बहुत ही क्या हुई थी, उन्हें नुकसान पहुँचा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या थे, साल,
सागवान, बांस बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए थे। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव वन के जंगल भी यहाँ के क्या हुए थे, लुप्त हो गए थे। अब हमें पढ़ना आर्द्रता क्या होती है। हमने आपको बताया था सघन और आर्द्रता के कारण हमारी क्या होती है, वायु ठंडी हो जाती है। पर ये है क्या चीज़, तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। गले में दर्द होने लगा है क्योंकि अभी मेरा तबीयत सही नहीं है और ज़्यादा लगातार बोल नहीं पाती हूँ। 8 घंटे की क्लास ले सकती हूँ, पर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा खींच देती हूँ। ये क्लास लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। जब जल पृथ्वी पर क्या कह रहा है, जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर, यानी कि वाष्पित यानी कि वाष्प बनकर क्या होता है, जल वाष्प बन जाता है। वाष्पित होकर क्या बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो वायु में किसी भी समय की जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। कैसा, आर्द्र, यानी कि उमस सी होती है ना, ह्यूमिडिटी टाइप की, वो क्या कहलाती, आर्द्रता कहलाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, एक मिनट, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्यान रखेंगे, वायु की जितनी ही वायु गर्म होगी उतनी ही जलवाष्प धारण करने की इसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज यानी कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये जल वाष्प क्या होगा, ऊपर उठेगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठ के क्या होता है, ठंडा होता है। जब ठंडा होगा तो क्या होगा, बारिश करेगा। तो जल वाष्प ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। जो जल वाष्प है वो संघनित मतलब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर क्या करता है, बूंदें बना देता है। क्या बना देता है, बूंदें बना देता है। और यही बूंदें क्या होती हैं, धरातल पर बरस जाती हैं, उसे ही हम बारिश कहते हैं। तो जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती, यानी कि वायु के साथ तैर नहीं सकती हैं, तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, यानी कि बारिश करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आकाश में उड़ते और जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पट्टी छोड़ जाते हैं। अधिकांश आपने देखा हो कि हवाई जहाज उड़ते हैं और पीछे सफ़ेद पट्टी छोड़ जाते हैं। हम क्या कहते हैं, जनरली ये जेट से धुआं निकल रहा है या हवाई जहाज से धुआं निकल रहा है, पर वो धुआं नहीं होता है। क्यों, वो क्या होता है, इनके इंजन से निकली नमी संगठित होकर, जो नमी निकल रही है वो संगठित यानी कि इकट्ठी हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। मान लो जो नमी है वो ऐसे ऐसे इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब हवा तो चल नहीं रही है, अगर हवा चलती है तो ये उड़ जाती है, जब हवा नहीं चल रही है तो ये हमें वहाँ पर कुछ देर के लिए दिखाई देती है। तो वो चीज़ है, ये धुआं नहीं है। अगर कोई धुआं बोलता है बच्चे तो आप उनको समझा सकते हो कि ये धुआं नहीं है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो पृथ्वी का जल है ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो अपना वर्षा जल से ही प्राप्त करता है। पौधे जल संरक्षण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो जल अनावृत पहाड़ियों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में क्या कर देता है, बाढ़ पैदा करता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3, संवहनी और पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्षा कितने प्रकार की होती है, संवहनी होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मन लगाकर पढ़िएगा। आप देखते हैं वर्षा, तो ये है चक्रवाती वर्षा। ये चक्रवाती वर्षा कैसी होती है, यानी कि ये गर्म जलवायु हुई। ठीक है, आपको जब से मैं यही चीज़ समझा रही हूँ, अगर अभी भी ना समझ में आए तो आप दोबारा समझिएगा। ये गर्म जलवायु ऊपर उठी, इसने क्या किया, बादलों का निर्माण किया। फिर ये बादल इतने भारी हो जाते हैं कि हवा के साथ क्या होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। जब हवा के साथ नहीं उड़ पाती हैं ये बूंदें, मतलब भारी हो जाती हैं, ये उड़ नहीं पाती हैं, तो ये क्या होती है, नीचे आके गिर जाती हैं, यानी कि ठंडी वायु नीचे आती है तो ये बूंदें नीचे आती है। तो ये चक्रवात वर्षा होती है। जो वायु चक्र होता है ना, वायु चक्र, उसी से ये वर्षा होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आर्द्र वर्षा। आर्द्र वर्षा क्या होती है वो आपको समझाने वाली।
ये पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि ये यहाँ से आर्द्र वायु ऊपर उठी और यहीं पर गर्म हुई और इधर ना जा पाने के कारण ये यहीं बारिश कर देती है, यानी कि पर्वत के एक और बारिश कर देती है। तो वो पर्वतीय वर्षा यानी कि पर्वत में होने वाली वर्षा। फिर क्या है संवहनी वर्षा। तो संवहनी वर्षा आपको पता है, जो गर्म जलवायु ऊपर उठती है, ऊपर उठ के उसने क्या किया, बादलों का निर्माण किया और बादल भारी हो गए हवा के कारण, तो वो वहीं पे उन्होंने क्या किया, वर्षा करवा दी। तो ये वर्षा के 3 प्रकार थे। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं हुई हैं तो दोबारा देखिएगा। और वैसे तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ को भाई कई बार में समझाया जाता है। और जो वर्षा का दूसरा रूप होता है, देखो यहाँ से पढ़ना है, देखो वर्षा का दूसरे रूप में क्या होता है, हिम सहित और वृष्टि तथा ओला गिरते हैं। जो वर्षा का दूसरा रूप होता है उसमें क्या होता है, हिम मतलब बर्फ़ और ओले भी गिरते हैं। फिर ये क्या है, पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। धरातल को क्या होता है, ताज़ा जल। तो धरती को ताज़ा जल कहाँ से मिलता है, तो वो वर्षा से मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत वर्षा अधिक हो तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो क्या करना है, आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF सेंड कर देती हूँ। जिसके पास NCERT नहीं है तो वो वहाँ से अपनी NCERT पढ़ सकता है। तो वहाँ से मैं टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो बहुत ही गले में दर्द हो रहा है, बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ कह देती हूँ। तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, PDF शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।